दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में रेलवे में एएलपी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाने वाले हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से निपट जाए। और आपको बता दूं, आपको पता भी है कि रेलवे एएलपी का जो साइको टेस्ट था 31 अगस्त 2025 को री एग्ज़ाम था और अब उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट शायद ही कुछ ही दिनों के अंदर ही हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि सन 2018 में एक हफ्ते के अंदर ही हमें ये रिजल्ट देखने को मिला था, तो आपका भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इसके बाद का अगला जो पड़ाव होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो चलिए आपको डिटेल में इस पर मैं बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रेलवे एएलपी भर्ती 2024 और 25 का डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड 2 सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल लेके जाना है और इसके साथ में आपको एक 2 सेट आपको फोटोकॉपी यानी जेरोक्स भी बोलते हैं उसको आपको लेके जाना है और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आप उस पर अपना जो सिग्नेचर है उसको करके ही जाना, सेल्फ अटेस्टेड करके ही जाना है, ले करके जाना है जितने भी डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाना है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है कि आपको 6 फोटो ले लेना है। फोटो पासपोर्ट साइज रहना चाहिए, सेम एज जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया था। अगर आपके पास वही फोटो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी दूसरे भी फोटो आपके चल जाएगा, बट आपका मैच करना चाहिए, जो कि आपके फेस से मिलान करते हैं तो आपका उससे मैच करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हमारा जो है ये है ऑल एडमिट कार्ड, CBT 1, CBT 2, CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड दिए हैं वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो भी एडमिट कार्ड आपके है CBT 1, CBT 2 और आपका साइको वाला यानी CBAT वाला, ये आपको लेकर के जाना है। नेक्स्ट, एफिडेविट सर्टिफिकेट इफ नेम मिसमैच। अगर आप के नाम में या फिर आपके पापा के नाम में या फिर मम्मी के नाम में कहीं भी मिसमैच है, यानी आपके आधार कार्ड पे कुछ और नाम है और आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, स्कूल के सर्टिफिकेट है, वहाँ पे आपके नाम या फिर पापा के नाम कुछ मिसमैच है, तो इसका एक एफिडेविट सर्टिफिकेट पहले से बनवा कर लेके जाना। अगर आप चाहते हो कि रेलवे वाले आपको दोबारा वापस ना भेजे तो ध्यान रखना कि ये एफिडेविट सर्टिफिकेट आज ही बनवा लेना। ये आपके नियरेस्ट जो कोर्ट है, जो हमारा कचहरी है, वहाँ पे बनता है और आप वहाँ पे जा कर के ईजिली एक एफिडेविट बनवा लेना कि आधार कार्ड में वही नाम है या फिर आधार कार्ड या फिर सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वो मिसमैच है, दोनों इंसान एक ही है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये आपको एफिडेविट पहले से ही बनवा करके ले करके जाना होगा। आपके अपने जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे आपने किसी भी जोन से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आपने मुंबई से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपको मुंबई जाना होगा, CST में उसका ऑफिस है, या फिर आपने किसी भी जोन से कोलकाता, रांची या फिर हैदराबाद, सिकंदराबाद, जो भी है, ठीक, तो आपको उस जोन में बुलाया जाएगा और ये जोन में आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको ले करके जाना है।
चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, प्रिपेयर फॉर 1 वीक फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एट लीस्ट आप जब भी टिकट कराएं तो 1 हफ्ते का बाद का ही रिटर्न टिकट लें, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि थोड़े टाइम भी लग सकता है। हो सकता है कि ये हमें तुरंत 1-2 दिन में भी हो जाए या फिर आपके उसमें टाइम भी लग सकता है। जैसे जब आप किसी डीआरएम ऑफिस में या फिर हम रेलवे के जोनल ऑफिस में जब जाते हैं तो वहाँ 2 दिन का छुट्टी रहता है या सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। मान लीजिए आपका वेरिफिकेशन डेट फ्राइडे को है तो आपका समझ लो कि सैटरडे संडे को होगा फिर या फिर मंडे को होगा, तो उसमें टाइम आपको लग सकता है। तो आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते का आपको टिकट करके रखना है वापसी का, तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट, कीप ऑल डॉक्यूमेंट एज PDF फॉर्मेट टू अपलोड पोर्टल। आपको एक मेन बात बता रहा हूं, हो सकता है कि वो बाद में अभी आप वहां भी जाकर के कर सकते हैं। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को मतलब आप PDF बना लेना, और हो सके तो वो आप ओरिजिनल जो ट्रू कॉपी है, ट्रू यानी कि जो कलर उस सर्टिफिकेट है उसका PDF 300 से 400 से KB के अंदर में ही आप बना करके अपने मोबाइल में स्टोर करके रखना। रेलवे के ऑफिसर से इसको पोर्टल जो देंगे, एक पोर्टल देंगे ऑनलाइन, और उस पोर्टल पे इसको जमा करना होगा। तो आपको उस समय फिर अचानक ये होगा कि यार मैंने तो अभी तक इसका PDF बनाया नहीं, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो क्यों ना आप इन सारे जो सर्टिफिकेट है, जो सारे डॉक्यूमेंट है उसका PDF के रूप में अपने मोबाइल में स्टोर करके रखना या फिर अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखना है, और उसके बाद आपको वहाँ पर चले जाना है। तो ये हो गया हमारा मेन बात। एक और बात यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं कि वो है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है हिंदी या फिर इंग्लिश में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में अगर है तो आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन हिंदी या इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में लेकर के जाना होगा। मान लीजिए कि आपने जो 10वीं का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, वो पूरी तरीके से आप अगर महाराष्ट्र से है तो उसमें मराठी में लिखा हुआ है, तो आप कोशिश ये करना है कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है उसको तो लेके जाना ही है ओरिजिनल के रूप में। आप उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन चाहे आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में करवा करके वहाँ पे लेकर के चले जाना है। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो आपको ओरिजिनल और ट्रू कॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड लेकर के जाना है। तो पहला है 10th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा, कभी कभी ये सर्टिफिकेट हमें स्कूल वाले देते नहीं हैं। तो अगर आपके पास 10th का मार्कशीट ओरिजिनल है तो इसको आपको लेके जाना है। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जिस बेस पर आपने इस ALP के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, चाहे वो ITI है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे आपका BTech है, वो सारे जो सर्टिफिकेट है, जो सारे उनके मार्कशीट है और उनके सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ये आपका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट लगने वाला है, ओनली फाइनल ईयर का लगने वाला है। हो सके तो आप अपने पास सेमेस्टर वाइज भी रख सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ फाइनल ईयर का आपके जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे देखा जाएगा। चलिए अगला हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी ये कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने फॉर्म भरा था तो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भर दिया था, लेकिन आपने जिस सर्टिफिकेट के साथ में वो फॉर्म भर दिया तो कोई बात नहीं, वो तो आपके पास है ही। अब रेलवे आपके जो है नौकरी देने जा रही है, आपको रेलवे में ALP बनाने जा रही है, तो अब वो अपने फॉर्मेट में मांगने वाले हैं और आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम यानी रिटायरमेंट तक का रेलवे जमा कर लेगी। तो क्यों ना ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है एक आप सेंट्रल लेवल वाला जा करके
करके अपने कोर्ट कचहरी जहाँ भी ये बनता है एसडीओ या फिर तहसीलदार या फिर एसडीएम लेवल से आप उसको बनवा करके ही लेकर के जाना है। ध्यान रखना, ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि ये 2024 का जब नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला था तो उसी समय इन्होंने टाइम दिया था 1 साल का, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी SC ST जो सर्टिफिकेट है वो अभी आप बनवा लेंगे तो भी चलेगा, पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके रेलवे फॉर्मेट में नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको बनवा करके ले करके चले जाना। चलिए बात करते हैं अगला जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये क्या है? ये है आपका EWS सर्टिफिकेट, यानी कि ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपका EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं और आपने इससे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप इसका जो EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगेगी। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूआर का अगर कट ऑफ क्लियर करके रखा हुआ है, अगर आपका नंबर इतना ज़्यादा है कि आप अनरिजर्व में बैठते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप डायरेक्ट यूआर में काउंट कर लिए जाएंगे। चलिए EWS सर्टिफिकेट के बाद में बात करते हैं EBC सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि EBC और OBC सर्टिफिकेट में या फिर EBC को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट मान लेते हैं, जो कि बिहार में OBC में ही एक क्लासिफाइड किया गया है जो कास्ट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास OBC में ही। बट यहाँ पे EBC का मतलब सिर्फ और सिर्फ फीस माफ़ी के लिए है, यानी अगर आपने फीस माफ़ी के लिए ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लगाया था, यानी जिसके परिवार के मुखिया की आय प्रतिवर्ष 50,000 से कम है, तो वो लोग ये सर्टिफिकेट बनवा करके ये फॉर्म अगर भरे तो ये जो फीस है जहाँ पे 500 रुपये लगता है वहाँ पे आपकी फ़ीस मात्र 250 रुपये लगती है। उसका सर्टिफिकेट लगा करके आपने अगर EBC का सर्टिफिकेट लगा करके ये फॉर्म भरा था ये तो आपको ये सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि गलती से आपने EBC का सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भर दिया था बट आपके पास ये सर्टिफिकेट है ही नहीं, क्योंकि आपने EBC का सर्टिफिकेट OBC समझ के मतलब उसमें टिक कर दिया था और आपने फीस माफ़ी भी ले लिया था। तो अब रेलवे आपको उस समय एक फॉर्म भरवा करके ये जो फीस है जो आपने उस समय नहीं भरा था ये फीस आपसे रेलवे वसूल कर लेगी। ठीक है, कि आपने जो फीस नहीं दिया था उस समय आप ये फीस आपको रेलवे भरवा लेगी। इसके साथ में रेलवे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देगी और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आप सारी चीज़ें भरने वाले हो कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का ये नाम ये है। उसमें और भी कॉलम हो सकते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, अगर क्रिमिनल केसेस है तो उसकी स्टेटस क्या है, क्या वो कोर्ट केस में पेंडिंग है क्या, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन में रहेगा और वो आपको एक फॉर्म के रूप में भरने को वहाँ पे मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगला जो डॉक्यूमेंट है, तो ये है NOC इफ एनी। अगर आप रेलवे में काम कर रहे हो, मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी थे बट आपने रेलवे के जरिए ये एग्ज़ाम पास किया है तो आपको रेलवे का NOC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, या फिर आप कहीं और काम कर रहे थे तो वहाँ का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये बताया था कि मैं ऑलरेडी रेलवे के जॉब में या फिर किसी और जॉब में हूँ तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। चलिए अगला जो डॉक्यूमेंट है ये है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम एक सर्विसमैन, यानी अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो आपके जो है आर्मी में मिला था वहाँ से आपको
लेकर के इसको लेकर के आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। चलिए अगला जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है। अगर आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में आते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो जैन है, चाहे सिख है, चाहे बुद्धिस्ट है, तो अगर आप उसमें से आते हैं आपके पास तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ये आप लेकर के चले जाना। इसके अलावा अगर आप डाइवोर्स वुमेन है, आप ऐसी महिला है जो जिनका तलाक हो चुका है, तो आपके पास कोर्ट का लीगल जो लेटर है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगने वाला है, तो ये आपको डाइवोर्स का लेटर लेकर के जाना होगा। तो ये एक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो पर था। आपको कोई और डाउट है, कोई और सवाल है तो इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको एक वैल्यू वाली चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, बस उतने ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके काम के लायक मैं आ सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।